हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं की। इससे पहले वीडियो में हमने महासागरों की जल की विभिन्न गतियों के बारे में अध्ययन किया, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण गति थी धाराएं। आज हम विभिन्न महासागरों में धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की। अटलांटिक महासागर को प्रमुख रूप से हम दो वर्गों में बांट करके धाराओं का अध्ययन करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर का जो अटलांटिक महासागर का भाग है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और उसमें विभिन्न धाराओं का एक चक्राकार क्रम है। और ऐसे ही भूमध्य रेखा से दक्षिण के भाग की जो धाराएं हैं वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के रूप में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं में सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा की। और ये उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल की धारा है। और यह प्रमुख रूप से पूर्व में अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के पश्चिम में पश्चिमी द्वीप समूह तक प्रवाहित होती है। और ये धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण व्यापारिक हवाओं के घर्षण बल की वजह से है। अर्थात व्यापारिक हवाएं अपने घर्षण की वजह से जल को पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं, और इस प्रकार से ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का जन्म होता है। इस धारा का सर्वप्रथम उल्लेख फेंडले नामक विद्वान ने किया था। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख धारा की, और दूसरी धारा है एंटीलीज की धारा। और ये एंटीलीज की धारा ब्राज़ील का जो साओ रोक अंतरीप है उसके निकट जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है, अटलांटिक महासागर में जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, उस विषुवत रेखीय धारा जब साओ रोक अंतरीप से टकराती है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसका जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी अटलांटिक की धारा का निर्माण करता है, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। और इस धारा का जो उत्तरी शाखा या उत्तरी जो भाग है वह भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिलकर के कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। तो इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे से, अर्थात आगे जाकर के ये धारा जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है वह दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का जो उत्तर की ओर मुड़ा हुआ भाग था उससे मिलकर के फिर आगे जाकर दो हिस्सों में विभाजित होती है। और एक जो हिस्सा है वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर अग्रसर होता है। तो इस पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी तट के सहारे बहने वाली गर्म जल की धारा को ही एंटीलीज की धारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगली हम बात करें तीसरी जो धारा है, और तीसरी धारा है कैरिबियन धारा। और इससे पहले हमने अभी जो बात की कि जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है ये दो वर्गों में विभाजित हुई, एक एंटीलीज की धारा के नाम से पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी तट से प्रवाहित हुई, और इसी की जो दूसरी शाखा है जो पश्चिमी द्वीप समूह के पश्चिम में कैरिबियन सागर में प्रवेश करते हुए आगे जाकर के मैक्सिको की खाड़ी तक जल को पहुंचाती है। और ये कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी तक जाने वाली जो धारा है यही धारा कैरिबियन धारा के नाम से जानी जाती है। और ये भी गर्म जल की एक धारा है, क्योंकि उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का ही विस्तार है, इसीलिए इसमें भी गर्म जल विद्यमान है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये गर्म जल धारा है। तो ये कैरिबियन धारा थी। अब हम बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा डायग्राम पे हम डिस्कस करते हैं, डायग्राम देखते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर की धाराओं का एक क्रम यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, और उसके बाद में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और कुछ दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का जो भाग है आगे मिला, और मिल करके फिर आगे दो हिस्सों में बटा, एक एंटीलीज की धारा के नाम से और एक कैरिबियन धारा के नाम से प्रवाहित हुआ। और आगे जा कर के फिर मैक्सिको की खाड़ी का जो जल है वो फ्लोरिडा धारा के नाम से बाहर निकलता है, और फिर आगे जाकर के एंटीलीज और फ्लोरिडा दोनों धाराएं मिलती हैं, और मिल करके फिर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गल्फ स्ट्रीम के नाम से बहती हैं, और फिर आगे जाकर के यही गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बदल जाता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में सारी जो धाराएँ हैं उनको क्रम से प्रदर्शित किया गया है। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली चौथी धारा की, और अगली जो चौथी धारा है वो फ्लोरिडा गर्म जल की धारा है। और फ्लोरिडा धारा तो जो कैरिबियन धारा है उसके द्वारा
जल मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस स्थिति में मैक्सिको की खाड़ी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और मैक्सिको की खाड़ी से जल का स्तर बढ़ने की वजह से वो जल अतिरिक्त जो जल पहुंचाया गया था कैरिबियन धारा के द्वारा, वह जल अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित होने लगता है। अर्थात मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर की ओर एक सामान्य धारा का क्रम बनता है और यही धारा फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से फ्लोरिडा धारा मैक्सिको की खाड़ी से और उत्तर पूर्व की ओर मुख्य अटलांटिक की ओर प्रवाहित होती है और आगे जाकर हैट्रस अंतरीप के निकट ये फ्लोरिडा की धारा पूर्वी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होने वाली एंटीलीज की धारा से मिल जाती है। तो इस प्रकार से एंटीलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा आपस में मिल जाती हैं हैट्रस अंतरीप के निकट। और अब बात करते हैं हम अगली धारा जो है गल्फ स्ट्रीम। तो जब ये फ्लोरिडा की धारा और एंटीलीज की धारा दोनों हैट्रस अंतरीप के पास में आपस में मिल जाती हैं, तो मिलने के पश्चात ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती हैं और ये एक काफ़ी विशाल आकार की धारा है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जल को प्रवाहित करके उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर लेकर के जाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम हैट्रस अंतरीप से लेकर के और ग्रांड बैंक जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, न्यू फाउंडलैंड का जो तट है जिसे हम ग्रांड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो उस न्यू फाउंडलैंड के तट तक ये गल्फ स्ट्रीम की धारा प्रवाहित होती है। और यहीं न्यू फाउंडलैंड के तट के पास हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहीं उत्तर की ओर से आने वाली जो ठंडी धारा है लेब्राडोर की ठंडी धारा, तो वो आकर के यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास ही इससे मिलती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है। अब हम बात करते हैं अगली धारा या फिर धारा का अगला क्रम, और वो है उत्तरी अटलांटिक धारा। तो न्यू फाउंडलैंड तट के पास लगभग 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन प्रवाह के कारण या फिर पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से इसकी दिशा मुड़ करके लगभग पूरब की ओर हो जाती है और ये धारा उत्तर पूरब की बजाय अब पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है और यही धारा अब उत्तरी अटलांटिक धारा के नाम से जानी जाती है और ये भी एक गर्म जल की ही धारा है। अगली हम बात करते हैं नॉर्वे की गर्म धारा। और ये जो उत्तरी अटलांटिक धारा है ये जब आगे पहुंचती है तो आगे जाकर के यूरोप का जो तट है उस यूरोपीय तट से टकरा करके ये दो दिशाओं में विभक्त हो जाती है। इस उत्तरी अटलांटिक धारा का कुछ भाग उत्तर की ओर मुड़ करके नॉर्वेजियन सागर की ओर आगे बढ़ता है और इस प्रकार से उत्तर की ओर बढ़ने वाले इस जल की धारा को ही नॉर्वे की धारा के नाम से जाना जाता है। और यह चूंकि उत्तरी अटलांटिक धारा के ही गर्म जल को नॉर्वेजियन सागर तक पहुंचाती है, नॉर्वे के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचाती है, तो यह गर्म जल की धारा है और अपने गंतव्य स्थानों पर ये तापमान को काफ़ी बढ़ा देती है। और यही कारण है कि नॉर्वे का जो तटीय इलाका है ये शीतकाल में भी तुलनात्मक रूप से उतना ठंडा नहीं हो पाता है, या कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं अगली कनारी धारा। और कनारी धारा जो उत्तरी अटलांटिक धारा थी वह यूरोपीय तट और अफ्रीका के कनारी द्वीप समूह से टकराने के बाद दो वर्गों में या दो दिशाओं में विभाजित हुई। तो उत्तर की ओर बहने वाली नॉर्वे की धारा कहलाई और इसका जो दक्षिणी हिस्सा था वह दक्षिण की तरफ मुड़ करके कनारी द्वीप समूहों के साथ बहते हुए, या फिर हम कह सकते हैं जो अफ्रीका के पश्चिम में मदिरा द्वीपों से लेकर कैप वर्डे जो द्वीप हैं वहाँ तक ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और यही धारा कनारी धारा के नाम से जानी जाती है। और यह तुलनात्मक रूप से कम तापमान वाले जल को साथ लेकर चलती है, इसलिए ये एक ठंडी जल की धारा है। और ये कनारी धारा आगे जाकर के और दक्षिण में पहुंच करके ये उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा के साथ मिल जाती है और इस प्रकार से उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक चक्राकार क्रम बनता है, धाराओं का एक वृत्ताकार प्रारूप का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अगली धारा उत्तरी अटलांटिक की ही, और उत्तरी अटलांटिक की अगली धारा है लेब्राडोर की ठंडी धारा। और लेब्राडोर की ठंडी धारा तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी जल धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी
से डेविस जलडमरू मध्य से होकर के दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी अमेरिका के ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड तट के पास जाकर के गल्फ स्ट्रीम की धारा से मिल जाती है। और गल्फ स्ट्रीम की धारा से जब ये मिलती है तो ठंडी और गर्म धाराओं के सम्मेलन होने के कारण यहाँ घना कोहरा छा जाता है और ये जो दशाएं हैं वो मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती हैं। और यही कारण है कि ये ग्रांड बैंक वाला जो क्षेत्र है ये मत्स्य उत्पादन में अग्रणी है। तो इस प्रकार से ये लेब्राडोर की ठंडी धारा थी। और अब हम बात करते हैं सारगेसो सागर की, जो कि अटलांटिक महासागर की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो धाराओं का चक्राकार क्रम बना, उस धाराओं के वृत्ताकार प्रारूप के मध्य में स्थित सागर का जो जल है वो स्थिर रहता है, उसमें गतिशीलता बहुत कम होती है। और यही कारण है कि वहाँ मध्य में स्थित जल में एक शैवाल प्रकार की घास या फिर कह सकते हैं सागरीय घास सारगेसम नाम की सागरीय शैवाल विकसित हो जाता है। और इसी आधार पर इस क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। और यह अटलांटिक महासागर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में शांत जल का क्षेत्र है और यहाँ लवणता भी तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के जल का सम्मिलन अन्य क्षेत्र के जल के साथ नहीं हो पाता है या अटलांटिक के अन्य हिस्सों के साथ नहीं हो पाता है। अब हम आगे बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं की, कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रमुख रूप से कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार से उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक वृत्ताकार प्रारूप बनता है, उसी तरीके से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी धाराओं का वृत्ताकार प्रारूप बनता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा की। और यह उत्तरी विषुवतीय धारा के ही लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली गर्म जल की धारा है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूरब से लेकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पूर्व में अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के दक्षिण में अमेरिका के हॉर्न की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी हम बात करते हैं प्रति विषुवत रेखीय गर्म धारा की। तो जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं हैं, इन दोनों ही धाराओं के द्वारा अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्से का जल प्रवाहित करके पश्चिमी दिशा तक या पश्चिमी हिस्से में ले जाया जाता है, जिससे पश्चिमी अटलांटिक में जल की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। और अधिक जल की वजह से यहाँ सामान्य जल स्तर ऊंचा हो जाता है और जल का जो ढाल है, एक सामान्य ढाल का निर्माण होता है, जिसमें पश्चिम की ओर ढाल थोड़ा ऊंचा होता है, पश्चिम की ओर जल का स्तर ऊंचा और पूर्व की ओर जल का स्तर थोड़ा नीचा हो जाता है। और इस सामान्य ढाल की वजह से जल के संतुलन करने के लिए एक प्रतिविषुवत रेखीय धारा का जन्म होता है। और ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा प्रमुख रूप से जल के संतुलन की वजह से उत्पन्न होती है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर जल को प्रवाहित करती है। और दक्षिणी और उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी और उत्तरी विषुवत रेखीय जो धाराएं हैं, इनके मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं अगली धारा की, और वो है ब्राज़ील की गर्म धारा। जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, जब ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा दक्षिण अमेरिका के या ब्राज़ील के हॉर्न से जाकर के टकराती है, तो इसका कुछ भाग उत्तर की ओर बहता हुआ उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के साथ मिल जाता है और इसका अधिकांश जो भाग है वो दक्षिण की तरफ मुड़ करके ब्राज़ील तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। और यही धारा ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है और यह गर्म जल की एक धारा है। फिर हम बात करते हैं अगली फॉकलैंड की धारा। और फॉकलैंड की धारा दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी छोर है, वहाँ पर तीव्र पछुआ पवन के प्रभाव से 40 से 60 यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी धारा है। अर्थात जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर है, वहाँ दक्षिण से ठंडे सागरीय जल को उत्तर की ओर प्रवाहित करने वाली एक धारा है। और ये फॉकलैंड की धारा ब्राज़ील की धारा से मिलती है और ब्राज़ील और फॉकलैंड की धारा के मिलने से यहाँ भी कोहरे की उत्पत्ति होती है और यहाँ भी मत्स्य पालन के लिए एक आदर्श दशा का निर्माण होता है। और इस फॉकलैंड की धारा के साथ चूँकि यह अंटार्कटिक क्षेत्र के जल को उत्तरी क्षेत्रों तक ले जाती है, तो इसके साथ हिमशिलाएँ भी बह करके आती हैं।
अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट की। और दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ब्राज़ील धारा थी, वो ब्राज़ील धारा 40 से 60 डिग्री अक्षांशों में पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, अर्थात पछुआ पवन के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, और यही धारा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये वास्तव में ब्राज़ील धारा का ही पूर्वी विस्तार है। और अगली धारा है बेंगुला धारा। और बेंगुला धारा तो जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, जो पछुआ पवन प्रवाह भी हम उसको कह सकते हैं, तो जो दक्षिणी अटलांटिक का पछुआ पवन प्रवाह है, वह जब आगे जाकर के अफ्रीका के दक्षिणी छोर से टकराती है तो वो उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, और उत्तर की तरफ मुड़ करके अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, और यही धारा बेंगुला की धारा के नाम से जानी जाती है। और यह चूंकि दक्षिणी क्षेत्र के जल को भूमध्य रेखीय प्रदेशों की ओर लेके जाती है, अतः यह एक ठंडी जल की धारा है, और ये बेंगुला की धारा आगे जाकर के दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में वापस मिल जाती है, और इस प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी धाराओं का एक वृत्ताकार प्रारूप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं थीं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।